तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पार्ट बी का, जिसमें बच्चों को दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है जब ये चैप्टर खोल के बैठते हैं, यार अभी तो पढ़ा था और दिमाग में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि भाई ये है थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए चैप्टर। ठीक है, और इसमें पढ़ी हुई सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन इस टाइम पे ना भाई आपके पास 24 से 48 घंटे बचे हैं। इस टाइम पे ना सिर्फ चैप्टर 9 नहीं, आपको पूरी बुक इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। ठीक है, तो पहले ना इस चैप्टर को साइड कर लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने मिनट में हमारा खत्म होता है। और आप भी इसको साथ में लेके बैठो और करना स्टार्ट करो। अब देखा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली अपने पैसे को ढंग से मैनेज करना। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट करता है किस चीज से? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स से, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। उसके बाद आता है भाई इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बाद क्या आता है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। भाई ये तीन चीजों से आपकी डेफिनेशन बनती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोबारा से पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से रिपीट करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि पैसा लाना कहां से है, सोर्स क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मतलब बेसिकली फाइनेंस को रेस करने का। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजन। क्या है हमारे पास? इन्वेस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डिविडेंड डिसीजन के बारे में। ठीक है, तो आपने ये देख लिया भाई, आपके चैप्टर में कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने हैं और इनके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो भाई हमारे पास डिसीजंस क्या क्या है। डिसीजंस अभी मैंने आपको बता दिए, तीन तरीके के डिसीजन है। सबसे पहले इधर जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है भाई फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात करते हैं, उससे दूसरी चीज हमें क्या मिलती है भाई? उसके बाद एक और डिसीजन हमें लेना पड़ता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और लास्ट हमारे पास आता है भाई डिविडेंड डिसीजन। क्या आता है? डिविडेंड डिसीजन। अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी आपको। एक मैंने बता दी भाई, ये हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी, और ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये कहां पे जाता है? ये जाता है भाई हमारे वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करता है, तो ये हो गई वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। यहां पे वर्किंग कैपिटल की बात होती है जब भी शॉर्ट टर्म की बात आएगी। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, दिमाग में छाप लो, पूरे चैप्टर का माइंड मैप है। उसके बाद अगर मैं डिविडेंड डिसीजन की बात करूं तो ये क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। हम बांटते वही है जो हमने कमाया होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा भाई? प्रॉफिट का होगा। या तो आप प्रॉफिट को क्या रखोगे? रिटेन रखोगे, मतलब बचा के रखोगे। या तो आप प्रॉफिट को क्या करने वाले हो? बांटने वाले हो। ठीक है, आप प्रॉफिट को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। और देखा जाए ये रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में होता है। किसमें होता है? रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में। ठीक है, ऐसा पैसा जो कंपनी बचा के रख रही है, किसके लिए? अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप डिविडेंड की फॉर्म में कर देते हो ये काम। तो क्लियर है ये चीज? तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीकों से हो रहा है। फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो ये भी दो तरीकों में। एक डेब्ट, या तो डेब्ट से पैसा रेस कर लो, या तो इक्विटी की तरफ भागो आप। अगर डेब्ट की तरफ भागते हो तो आप किसकी तरफ जाओगे? आप जाओगे डिवेंचर की तरफ और लॉन्ग टर्म लोन्स की तरफ। ठीक है, या लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ। तो यहाँ पे हम डिवेंचर की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हैं। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इक्विटी की तरफ जाता हूं तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, पहला रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आप अगर इक्विटी चुन लो, ठीक है, अगर यहां पे बैठोगे तो, या प्रेफरेंस चुन लो, ठीक है, या तो आप रिटेन्ड अर्निंग चुन लो। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ओनर की इक्विटी का पार्ट होते हैं। अब अगर आप ये चुनते हो, डेब्ट को चुनते हो, तो आपको किधर जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। क्या जाना? कहां जाना पड़ता है? कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपको ये भी पता करना पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसी में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां पर हम पढ़ेंगे भाई फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। ठीक है, जिसको हम ट्रेड ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑन इक्विटी। क्लियर है भाई ये चीज?
तो यहाँ पर हमारे पूरे चैप्टर का माइंड मैप दिया हुआ है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसी चैप्टर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है। क्लियर? इस माइंड मैप को उतारो और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जल्दी से उसको खत्म करते हैं। क्लियर? तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये करा क्यों जाता है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ एक ही है, वो क्या है हमारे पास? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ इसका काम यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और अदर ऑब्जेक्टिव इसके साथ में कौन कौन से हैं? पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, जिससे कि आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या हो? बढ़े। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, आपको जब फंड्स की नीड है तब आपके पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर। अब जितने भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है आपके, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इसको पैसा देना ही देना है, तो ये आपके पास तुरंत रेडी होना चाहिए और आप डिफॉल्टर में नहीं आने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने अपने गिवन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से क्या करना है? यूटिलाइज करना है। ये इंपॉर्टेंस खत्म होगी। अब चलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होती है भाई? ये कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो कंपनी क्या करती है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व किया जाता है और इन डिसीजन को लेते टाइम ज्यादातर उसके दिमाग में क्या होता है कि पैसे को फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट करना है या करंट एसेट पे इन्वेस्ट करना है। और करंट एसेट पे तो इन्वेस्ट इसे करेगी नहीं वो, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये किससे रिलेट करते हैं? फिक्स एसेट के एक्वायरिंग पे। ठीक है, तो आप अगर फिक्स एसेट का एक्विजिशन करते हैं तो उस टाइम पे जो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? यहां पर हम अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में और फिक्स एसेट को खरीदने के लिए क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब देखा जाए भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी है। क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। याद रखना है भाई, पेपर में आ सकता है कैपिटल बजटिंग के नाम से। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। जब ये डिसीजन आप लोगे तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगी? पहला है भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जब आप ये डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है? बहुत बड़ा पैसा आपने यूज कर लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा भाई? अगर आपने सही जगह यूज किया होगा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या होगी आपकी? बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब तक रिटर्न आना शुरू नहीं हो जाता तब तक आपकी कंपनी में सूखा सूखा पड़ा रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपने निकाल के प्रोजेक्ट पे लगा दिया है। ठीक है, तो रिटर्न जैसे ही आएगा तो एक ऐसा रिटर्न आना चाहिए जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी रहे। उसके बाद भाई रिस्क इन्वॉल्व, भाई इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे को इसमें इन्वॉल्व कर देते हो। ठीक है, और अगर आपने गलती से गलत फैसला ले लिया, ठीक है, तो भाई इसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर तो क्या है ना, कंपनी बहुत पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है? बहुत सारे प्रपोजल्स को, अल्टरनेटिव प्रपोजल को चेक करना पड़ता है कि किसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट इतना लगेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, सारी रिस्क फैक्टर की प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? एक बेस्ट प्रपोजल उसमें से चुन लेते हैं। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। ये तो आपको पता है कि भाई इसमें फंड्स क्या है ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप जो भी प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, उसको आपने हर तरीके से जांच लेना है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जो ग्रोथ वगैरह है वो बहुत पीछे चली जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा पैसा एक बार में आएगा कैसे। लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। अब भाई अगर ऐसा डिसीजन है और आपने उसमें पैसा लगा दिया है, तो भाई होगा क्या? एक डिसीजन ये वाला अगर आपने ले लिया ना, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। फिक्स एसेट एक बार खरीद के ले आए, 1-2 साल चेक कर लिया आपने, तो भाई अब पैसा वापस थोड़ी मिलना है, रिटर्न नहीं आ रहा ना उस पर आपको। मतलब आपने अपने प्रपोजल को सही से चेक नहीं किया था, उसको प्लानिंग नहीं करी थी उसकी। तो देखा जाए, इस पे जो हम प्लानिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ता है? पूरी प्लानिंग, सारे फैक्टर्स को जांचना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे इरिवर्सिबल डिसीजन बोला जाता है। मतलब लगा हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, तो सोच समझ के लगाओ। ये तो हो गई भाई चारों इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई इसके फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पास। क्लियर? और वो है इंपॉर्टेंट भाई, दिमाग में याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर एक बार देख लो, बहुत छोटे छोटे हैं, 3 फैक्टर है। पहला हमारे पास क्या आता है? कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं? पहला है हमारे पास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई आप जिस प्रोजेक्ट में अपना ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो ना, तो उससे पहले ये इंश्योर कर लो कि क्या वो आपको रेगुलर कैश फ्लो देगा या नहीं देगा। मतलब अगर आपका पैसा इतना बड़े अमाउंट में जा रहा है, तो एटलीस्ट आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो रेट, मतलब उससे आने वाला पैसा हमें डे टू डे कम से कम कुछ तो फायदा दे। तो आप उसका ये इंश्योर करते हो कि क्या हमें उससे कैश फ्लो इनफ जनरेट होगा या नहीं होगा। क्लियर है ये चीज?
तब आप उसमें प्रोजेक्ट में क्या करते हो, कम से कम इन्वेस्ट करने की सोचते हो। लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हो, अगर वो आपको कैश फ्लो मतलब आपको इनफ्लो भी नहीं दे रहा अच्छा, तो क्यों लगा रहे हो भाई, वहीं छोड़ दो। फिर अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ठीक है, आप अगर किसी प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो कि क्या मेरे को इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको रिटर्न इसका सही से नहीं मिलता, जैसे आपके बुक में एग्जांपल भी दिए कि ए नाम का बंदा है जिसको रिटर्न मिल रहा है 10% का अपनी इन्वेस्टमेंट में और बी को मिल रहा है 15%, तो ऑब्वियसली आप किसकी तरफ जाने वाले हो भाई, 15% की तरफ जाने वाले हो ना। तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट आपने करना है जो सबसे ज्यादा आपको क्या दे फ्यूचर में, रिटर्न दे। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखा जाए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर मैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करूं तो हमने दो चीजें पढ़ी, ठीक है, या तो हमारे पास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद आरओआई। तो इन दोनों के अलावा भी ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का पार्ट बनती है, जैसे इनपुट होगी, मशीनरी होगी, ठीक है, या फिर आपकी जो कैपिटल वगैरह हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीजें। अब लेबर भी हम इसका पार्ट बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या इन सब की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप प्रपोजल पे ये जो जितनी कैलकुलेशन आप लगाते हैं, इसे कैपिटल बजटिंग टेक्निक बोला जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, हमेशा अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीजें जांच परख लेता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, जब भी पैसा लगाना है तो ये सारी चीजें देख लेनी है। तो आपको ही पता लग गया कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आरओआई और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये तो वहीं खत्म हो गया। अब हमारे पास भाई हमारा एक कीड़ा बनाया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा बिजनेसमैन है। ठीक है, ये कीड़ा ही हमारा बिजनेसमैन है और ये सारी चीजें साथ लेके चलता है। अभी तो यहाँ आके रुका है तो इसने डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताया। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड दो चीजों में होता है, द प्रॉफिट शुड बी विल बी रिटेन और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। या तो प्रॉफिट को रिटेन रखा जाएगा, किस फॉर्म में, रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में। अब इसके ऊपर अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं, देखो भाई ध्यान से, पहला है अर्निंग। अगर कंपनी की जो अर्निंग है भाई वो बहुत अच्छी है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जितना भी है सरप्लस उनके पास पड़ा हुआ है, तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। ठीक है, अच्छा कमाती है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपनी में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कंपनी स्टेबल है, ठीक है, अपनी अर्निंग के साथ स्टेबल है, उसको लगता है कि हम सही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही कमाएंगे, तो वो हमेशा हाई रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर करने वाली है। लेकिन उसे कुछ भी अप डाउन लगता है तो वो क्या करेगी भाई, लो रेट ऑफ डिविडेंड को ही डिक्लेयर करेगी। कैश फ्लो पोजीशन की अगर हम बात करें तो आपका अगर डे टू डे का कैश इनफ्लो बहुत अच्छा है और आउटफ्लो बहुत कम है, तो इट मींस आपकी कंपनी में पैसा है, तो भाई इतना पैसा रख के कुछ नहीं करना है, अपने शेयर होल्डर में बांटना है। हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, ठीक है, और शेयर होल्डर को इसी बात पे खुश कर दो। फिर आता है भाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में क्या है भाई, अगर कोई भी कंपनी ये सोच के बैठी है कि अगर हमारे प्लान है हम क्या करेंगे, आगे जाके ग्रो करेंगे, तो वो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा से ज्यादा बनाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके प्लान है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने, तो भाई वो उठा के पैसा बांट देगी। तो प्रॉफिट को उस टाइम पे हाई रेट ऑफ डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है, अदरवाइज वो रखा जाता है। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शन, अगर मैं लीगल रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो भाई यहाँ पर आता है हमारा कंपनीज एक्ट, कंपनी पे कुछ प्रोविजन लगा देता है। ठीक है, वो कुछ मतलब चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक कंपनी जिसका कैश फ्लो इतना है वो इतनी ज्यादा हाई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकती, और उसके बाद कंपनी की भी खुद की कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो आपको इन सब को ध्यान में रखते हुए ही अपने रेट ऑफ डिविडेंड को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। उसके बाद बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की, एक कंपनी जो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है, ठीक है भाई, उसके मार्केट में क्या है ना, वैल्यू बहुत अच्छी बनी रहती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी हो, हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें स्टेबल रिटर्न मिले। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में अगर जो कोई कंपनी स्टेबल है तो हाई रेट, और अगर स्टेबल नहीं है, उसको लगता है कि फ्यूचर में हम लोग नीचे जा सकते हैं, तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड रखते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करूं, इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है और हमारे प्रॉफिट पे टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, तो कंपनी क्या कर पाएगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड दे पाएगी। अगर कंपनी को खुद को टैक्स कम देना है तो उसके पास प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड क्या कर देगी, डिक्लेयर कर देगी। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट की बात करूं तो कंपनी अगर किसी लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर है, कहीं से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, डिवेंचर ले रखे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कैश फ्लो सही है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली आप उनकी पेमेंट करो, हमारी भी करो। बट ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट इसी वजह से बनते हैं क्योंकि आपने लोन ज्यादा से ज्यादा ले रखा है। तो अगर ये नहीं होगा तो हाई रेट, अगर होगा तो लो रेट ऑफ डिविडेंड। लास्ट आता है भाई प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अगर आपके शेयर होल्डर
ज्यादा से ज्यादा किस एज के हैं भाई? एक तो है आपके पास ओल्ड एज लोग हैं, मिडिल है, ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिलता रहे, बस डिविडेंड मिलता रहे, तो अपने शेयर होल्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे आप उनको क्या दोगे? हाई रेट ऑफ डिविडेंड मत, क्योंकि ये डिविडेंड के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यंग है ना, तो यंग जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो डिविडेंड नहीं देखते, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, तो वो रिटेन अर्निंग बनाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर भाई हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन भी खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इस भाई हमारे बिजनेसमैन को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है हमारे पास। क्लियर? तो भाई अब मैं तुम्हें ना 3 कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक मिनट के तीनों कंसेप्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चा ज्यादातर इसमें कंफ्यूज रहता है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपके पास आता है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने फंड्स को कैसे प्लान करते हो कि रेज करना कैसे है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि आपको फंड्स की नीड कितनी है। सबसे पहले क्या, ठीक है, कि हाउ मच अमाउंट आपको चाहिए। उसके बाद ये अमाउंट आएगा कहां से, ठीक है, सोर्स क्या होगा, मतलब स्पेसिफाई करना कि इसका सोर्स होने क्या वाला है। सोर्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि फंड चाहिए कितना और ये आएगा कहां से, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। आप दिमागी तो चला रहे हो, आप इसमें प्लानिंग तो कर रहे हो कि कौन चीज कहां से आएगी। इट मींस फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर टू द प्रोसेस वेयर वी डिसाइड इन एडवांस, ठीक है, हाउ मच इज टू बी स्पेंड, व्हाट इज टू बी स्पेंड एट द फंड्स अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, ठीक है। तो जो फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसको कहां पे स्पेंड करना है और कैसे करना है, क्या क्या स्पेंड करना है और कैसे करना है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है आपकी। अब इसमें क्या आता है, इसमें भाई कुछ चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमाइन कर लो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अपने, उसके बाद डिटरमाइन करो आप, या तो फॉर्मुलेट करो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसीज। आपने फाइनेंशियल प्लान एंड पॉलिसीज भी बना ली, फिर आप उनके सोर्स को देखो, आप ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल नीड कितनी है, ठीक है। आपने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि आपकी फाइनेंशियल नीड कितनी है, फिर उसके सोर्सेज ढूंढो कि आप कहां कहां से पैसा रेज कर सकते हो, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव आप चुन लो, जितने भी सोर्सेज हैं उसमें से एक चुन लिया। अब जब आपके पास पैसा आ गया है तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, इंप्लीमेंट करवाना स्टार्ट करोगे अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज को, और यहीं पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, हाउ मच इज टू बी स्पेंड एंड व्हाट इज टू बी स्पेंड, ठीक है। तो कितने फंड को आपने क्या करना है, स्पेंड करना है, और कहां पे और क्या स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की सिंपल सी बात करूं ना भाई, इसका एक फॉर्मूला भी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कैसे बताते हैं, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। तो बेसिकली ना ये क्या है, ये रेशो है डेप्ट और कैपिटल का, कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जब हम सही में फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और ये पता है कि मेरे को पैसा चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, तो पैसा आएगा। पैसा कहां से आएगा? मान लो आपने आपने अब एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जिसमें आपको डेप्ट भी इन्वॉल्व करनी है, कैपिटल भी इन्वॉल्व करनी है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये रेशो है डेप्ट अपॉन कैपिटल का, इसी को तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंपनी को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है भाई अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, ठीक है, क्योंकि भाई देखा जाए ना ये 2 चीजों पे डिपेंड है, ठीक है, एक कॉस्ट पे और दूसरी चीज किस पे, रिस्क पे। अब ये कॉस्ट और रिस्क का खेल क्या है भाई, इन 2 वर्ड से ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर मैं डेप्ट की बात करूं भाई, डेप्ट में ना कॉस्ट ज्यादा लगती है। कॉस्ट क्या लगती है भाई? कॉस्ट कम लगती है, सॉरी, ठीक है। डेप्ट को रेस करने में कॉस्ट अगर कम लग रही है, ठीक है, तो यहां पर रिस्क क्या होगा भाई, ज्यादा होगा आपका। अब यही बात मैं अगर कैपिटल पे अप्लाई करूं तो भाई ये क्या है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी रिस्क क्या है, कम है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिस्क की बात करूं तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी डेप्ट के तौर पे कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी ही देनी है, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल असेट है या फिक्स असेट है उनके ऊपर भाई पूरा राइट्स आ जाता है उनका, वो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपने प्रिंसिपल पेमेंट नहीं दी तो भाई आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर किए जा सकते हो। तो ये तो भाई हो गया डेप्ट का किस्सा। कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं ना भाई, कैपिटल में रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, फिक्स असेट पे उनका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी को ना एक ढंग का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने में बहुत दिक्कत आती है। कंपनी ये भी चाहती है कि हम डेप्ट भी लें, हम कैपिटल भी लें, जिससे हमारी इक्विटी शेयर के प्राइस क्या हो, बढ़े, और जिससे इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर को सही से बनाने के लिए वो एक और कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और फाइनेंशियल लिवरेज को कैपिटल गियरिंग भी बोला जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तुम्हें पता है भाई डेप्ट क्या है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कॉस्ट तो इसकी कम है लेकिन इसमें डेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। और ये एक तरीके का कैसा रेशो होता है कि टोटल कैपिटल में कितनी डेप्ट इन्वॉल्व है एक कंपनी में, ठीक है, ये हमें बताता है कि इसका फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा,
ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज हमें रेशियो बता रहा है टोटल कैपिटल में हमारी डेप्ट कितनी है। अब इसकी मैं बात करूं भाई, ये एक ऐसी टेक्निक है कंपनी कब यूज करती है, जब उसको पता है, ठीक है, कि डेप्ट क्या है भाई, उसकी कॉस्ट भी कम है और उसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व है। तो वो क्या करेगी, वो अगर इसको इन्वॉल्व करेगी तो सबसे पहली चीज वो जो यहाँ देखने वाली है कि डेप्ट का, ठीक है, ध्यान से सुनना, डेप्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए रेट ऑफ किससे, रिटर्न से। ठीक है, अगर कंपनी को लगता है कि डेप्ट लेने में, ठीक है, डेप्ट लेने में उसको फायदा, और वो फायदा कब होगा, जब डेप्ट को उठाते टाइम उसे इंटरेस्ट क्या करना पड़े, कम देना पड़े, लेकिन उससे आने वाला रिटर्न क्या हो, ज्यादा हो, तो वो अपनी इस कैपिटल के स्ट्रक्चर में ना इसको बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है, इसको इतना कर लेगी, क्योंकि यही सही मौका है कि आप अपने कैपिटल में डेप्ट को लेके आओ। ठीक है, अगर आप 5% पे पैसा उठा रहे हो और 15% मिल रहा है, तो भाई इससे अच्छा फायदा कहां पे है, 10% का रिटर्न आप कमाओगे। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जिससे ना वो लोग अपनी कैपिटल को गियर करते हैं। ठीक है, मतलब गियर में डालते हैं, 2 3 4 फोर्थ गियर में भगाते हैं और इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई। ठीक है, तो यही एक तरीका है जिससे वो क्या करती है, अपनी इक्विटी को बढ़ाती है। ठीक है, ये इक्विटी पे ही ट्रेडिंग चलती है इनकी। अब हम बात करें भाई, यहां पर क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट आपका खत्म होता है और ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आते हैं। वो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपको अलग से 5-7 मिनट की वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना समझ में आ गया, जहां तक मुझे लग रहा है आ गया। और ये करने के बाद ना भाई इनकी क्या हो जाती है, इक्विटी शेयर के प्राइस भी बढ़ जाते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है वो भी क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। यहां पर ये खत्म होता है। चैप्टर के 2 टॉपिक बचे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और दोनों के फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, चैप्टर 9 हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, और चुटकी बजाते ही हमने खत्म कर लिया। भाई तुम लोग तो बहुत टाइम लगा देते हो, ऑब्वियसली टाइम लगता है, ये चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ 2 चीजें हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक आपके पास वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, मैंने 4-4 वो पॉइंट भी लिए जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो याद रखने में बहुत आसानी होगी, ध्यान से सुनो। फिक्स कैपिटल क्या होती है भाई, ये वो कैपिटल होती है, नाम में ही लिखा है फिक्स कैपिटल, और ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब पैसा लगा रही होती है तो बेसिकली वो 2 चीजों में इन्वेस्ट करती है, या तो हमारे फिक्स असेट में या तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। और लॉन्ग टर्म फिक्स असेट में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। तो फिक्स कैपिटल का मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, वो कैपिटल जो हम फिक्स असेट में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं, और बेसिकली फिक्स कैपिटल से ना कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, याद रखना है दिमाग में। अब कौन कौन से हैं, देखो भाई, सबसे पहले होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस 2 तरीके से डिसाइड हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से और किससे, ट्रेडिंग से। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब चीजें स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक बनाती है, ठीक है, तो बेसिकली उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसको प्लांट मशीनरी भी सबसे ज्यादा चाहिए होंगी। उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो रिटेल शॉप वगैरह होती है आपकी, तो इनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करूं, जो लार्ज स्केल पे कंपनी चल रही होती है, स्केल 2 ही होते हैं, लार्ज और कौन से, एक स्मॉल, एक मीडियम टर्म भी, मीडियम स्केल भी आता है, लेकिन यहाँ पे लार्ज स्केल और मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल की बात होती है। लार्ज स्केल कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज के साथ ऑपरेट करती है और स्मॉल स्केल को कम नीड होती है, तो यहाँ पर लार्ज स्केल में आपको फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा है। उसके बाद है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो 2 टेक्निक है हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव, एक क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा चल रही है तो उसको लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर वो कैपिटल इंटेंसिव पे चलती है, मशीनरीज का यूज ज्यादा करती है, तो उसे किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फिर आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको फास्टली अपने आप को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसको अपने आप को बहुत स्लोली अपग्रेड करना है टाइम के साथ, तो उसको फिक्स कैपिटल की इतनी नीड नहीं है। फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एक ऐसी कंपनी जो अभी से ये सोच रही है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगी, ग्रोथ करूंगी। ठीक है, तो वो अभी से क्या करने वाले हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फिर ये ब्रांच वो ब्रांच। ठीक है, तो अभी से उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कोई कंपनी जिसकी कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है कि अरे ठीक है इतना ही बहुत है, ठीक है, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल भी उतनी ही बहुत है जितनी पहले लग गई, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ और अगले साल मैं 10 प्रोडक्ट में डील करूंगा, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तो उसमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मतलब डाइवर्सिफिकेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो ऐसा नहीं सोच रहे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर एक कंपनी दूसरे के साथ कोलैब करने वाली है, ठीक है, तो आप उसकी टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आधी आधी बढ़ जाती है, तो वहां पे आपको फिक्स कैपिटल की नीड क्या है, बहुत
कम है। अकेले अगर कोई कंपनी इंडिपेंडेंट होकर चलती है तो उसकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा हो जाती है। तो ये तो हो गया भाई हमारे फिक्स कैपिटल का पार्ट, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं भाई वर्किंग कैपिटल पे। आपने इसके अपने अकाउंट्स के बारे में, इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में इसके बारे में। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है, एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल के टाइप क्या है, पहला है ग्रॉस कैपिटल। ग्रॉस कैपिटल का मतलब होता है जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो आपने करंट असेट में कर रखी है उसको ग्रॉस कैपिटल बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या है, अभी मैंने बताया था एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो ग्रॉस कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल आपको पता लग गई। अब इसके भी कुछ फैक्टर थे और इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस यहां भी था, यहां भी था। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक बनाएगी तो उसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वगैरह बहुत रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की नीड क्या होती है, ज्यादा होती है, बल्कि ट्रेडिंग को इसकी नीड नहीं होती इतनी। ठीक है, उसके बाद अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करूं, जो कंपनी लार्ज स्केल पे डील कर रही है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसको भाई इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी पड़ेगी, अपनी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और बल्कि स्मॉल स्केल के लिए वो भी क्या है, बहुत कम है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारी इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा डेटर, ये सारी चीजें अगर हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर डिप्रेशन का पीरियड है तो वहां पे ना ही आपके पास डिमांड होगी, ना ही आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ना आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, तो उस टाइम पे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, ओ सॉरी कम हो जाती है। सीजनल फैक्टर की बात करूं, अगर कोई भी कंपनी सीजनल गुड्स बनाती है तो सीजन के टाइम पे उसकी डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसको गुड्स बनाने हैं, ठीक है, उसको बेचने भी है, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसको अपने रॉ मटेरियल को बना के रखना है। ठीक है, तो इस टाइम पे सीजनल फैक्टर बहुत जल्दी वर्क करता है, तो उस कंपनी की डिमांड क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा होगी। बल्कि वो कंपनी जो पूरे साल वर्क करती रहती है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज्यादा नहीं होगी। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी अगर कैपिटल इंटेंसिव के साथ चल रही है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत कम है, क्योंकि आपको लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट की वहां पे जरूरत होती है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। लेकिन अगर आप चल रहे हो किस पे, लेबर इंटेंसिव पे, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके लिए डे टू डे बढ़ जाती है। प्रोडक्शन साइकिल की अगर मैं साथ में बात करूं, कोई कंपनी जिसकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबी है, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, तो उसमें क्या है ना, आपके लिए फिक्स, आपको वर्किंग रॉ मटेरियल मेंटेन करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, ये सब आपको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की, आपके लिए अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत स्मॉल है तो आपको इतनी जरूरत नहीं है अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करने की, आपकी तो जल्दी से जल्दी गुड्स क्या हो जाते हैं, बनके तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी कंपनी अगर बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन कोई कंपनी जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत खराब है, मतलब वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा करते हैं, तो उस टाइम पे उनकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करूं, कोई कंपनी अगर अभी से सोचती है कि वो आगे फ्यूचर में क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, तो अगर आप ग्रोथ करने की सोच रहे हो तो आप अभी से पहले क्या सोचोगे, सेल्स के वॉल्यूम को फोरकास्ट कर लोगे और अपने सेल्स को बढ़ाने की सोचोगे। तो इट मींस आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा अमाउंट में चाहिए, सब कुछ आपको ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन अपने बढ़ाने वाले हो, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है तो आप उसे वैसे का वैसे ही छोड़ दो, आप जब मर्जी जाके ले आओगे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई कम। लेकिन अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपको भाई अभी से बना लेना चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि ये था हमारा फिक्स कैपिटल कैसे इफेक्ट करता है, ये भी क्लियर हो गई ये इसके फैक्टर हैं और ये कैसे इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, सिर्फ इसमें यही चीजें बताई है मैंने जो हमारे पेपर में आने के चांसेस क्या है, 99% है। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे भाई किसका, चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो भाई मेहनत करते चलो, ज्यादा टाइम नहीं है, 24 से 48 घंटे में आप अपने बोर्ड के सेंटर पे बैठे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।